कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील होता है। इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी ज्योमेट्री की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये बहुत सारे एस्पिरेंट को फील होता है। तो आज अपन इस 30 मिनट की वीडियो में इस चैप्टर को एकदम बेसिक से काफ़ी डेप्थ तक एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जिससे कि तुमको बार बार रिवाइज करने की, बार बार चीज़ों को समझने भूलने की जो दिक्कतें होती हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे ओरिजिनेट हुए, इसको एक मनगढ़ंत कहानी से हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों के पास में ये वाली इक्वेशन थी, फिर यहाँ पे पूछा गया कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो सबने काफ़ी आसानी से बता दिया कि 1 और -1 पुट कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। फिर कहा कि अगर अब मान लो इसमें +1 कर दिया जाए तो अब रूट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे सबको पता है कि x² की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो ये इक्वेशन कभी भी 0 के इक्वल होगी नहीं। जब 0 के इक्वल नहीं होगी तो कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट हुई कि x² को अगर मान लो मैं -1 के इक्वल कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से x की वैल्यू निकालूं, तो इसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोला गया आयोटा। ठीक है, यहाँ से अपनी पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे, आयोटा प्लस में और माइनस आयोटा। यानी कि आयोटा की वैल्यू अगर ये है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, जिसको इमेजिनरी नंबर बोला गया। ठीक है, अब ऐसे ही फिर बोला गया तो आयोटा क्यूब क्या होगा, उसको भी निकाल सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 क्या होगा, उसको भी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से फिर आयोटा की हायर पावर्स पे अगर अपन जाते हैं तो फिर से वही सारी के सारी वैल्यूज हमारे पास में रिपीट होने लगती है। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं जिसको तुम काफ़ी आसानी से आयोटा की पावर 4 के हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हो। अब फिर यहाँ पे बोला गया कि इक्वेशन उतने तक तो लिमिटेड हो नहीं सकती। ऐसी अगर मान लो एक इक्वेशन दे रखी हो तो क्या होगा, तो इसमें सीधा सीधा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा के अगर हम इसके रूट्स निकाले तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की अगर बात करें तो उसको आयोटा बोलते हैं, तो इसके रूट्स ये आ जाएंगे। बेसिकली हमारे पास में ये वाली इक्वेशन के दो रूट्स होंगे इस तरीके से, जिसको हम सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें अगर तुम फर्स्ट पार्ट को देखो तो ये रियल पार्ट है, और सेकंड वाले पार्ट को देखोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट है। और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक्चुअली में देखा जाए तो रियल नंबर्स ही, और ऐसा ही नंबर जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्लस साइन या माइनस साइन के साथ लिखा है, उसी नंबर को बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जनरलाइज फॉर्म में अपन a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है और b भी कोई रियल नंबर हो सकता है। कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास में आए, जिनके बहुत सारे वेरिएशंस अपन इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि a प्लस आयोटा b था, अगर वहाँ पे a को मैं 0 कर दूँ तो मेरे पास हर बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आयोटा के टर्म में होगा, जिसको कि प्योरली इमेजिनरी अपन बोलेंगे। वहीं पे b अगर 0 कर दोगे तो आयोटा वाली टर्म खत्म हो गई, तो अब प्योरली रियल नंबर जो कि अपने नॉर्मल रियल नंबर जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाएंगे। और अगर दोनों 0 हो जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में 0 आता है। देखो सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हैं, ये सेकंड वाली चीज से अपने को पता चल गया, और 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही है। अब रिप्रेजेंटेशन की कहानी स्टार्ट होती है कि भाई नॉर्मल रियल नंबर्स को तो हम इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते थे। अब इसके लिए क्या कहानी होगी, तो इसके लिए एक प्लेन बनाया गया जिसको कि आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे अगर किसी भी नंबर को मेरे को लिखना है, जैसे कि 2 + 3 आयोटा, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है 2 + 3 आयोटा, जिसको कि 2,3 भी अपन बोल सकते हैं इन आर्गेंट प्लेन। ऐसे ही और पॉइंट्स ले लो, जैसे कि ये आ जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर लोकेट करना है यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे एक और चौथा पॉइंट लोकेट कर लो यहाँ पे। इस तरीके से अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन इस आर्गेंट प्लेन में पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे अब अगर अपन देखें, जैसे एक मेरे पास 2 + 3 आयोटा है और दूसरा 2 - 3 आयोटा, दो नंबर है जो कि दो अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे, तो इनको कंपेयर कर पाना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो पॉइंट है, तो कौन सा इसमें बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये पूरी तरीके से इलॉजिकल बात है। अब यहाँ पे लेकिन हालांकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर देखें तो कैसे देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में ये दे रखे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, तो रियल पार्ट के और इमेजिनरी वाला पार्ट के इक्वल होना चाहिए,
तभी जाके अपन ऐसा यहाँ पे बोल पाएंगे। वैसे ही अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मेरे को ऐड करना है, तो मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से ऐड कर दूंगा, तो अपने पास जो नया निकल के आएगा वो एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। वहीं पे अगर अब मान लो सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो वही रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से कर सकते हैं। बेसिकली पिछले वाले में ही प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो काम बन गया। वहीं पे अब अगर मान लो मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले क्या होगा, a1 जो है सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा b1 सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एक बार टर्म बनेगी आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो उसको रिप्लेस कर दो, तो एक पार्ट इसका रियल वाला बन जाएगा, दूसरा आयोटा वाला बन जाएगा, जिसको इस तरीके से सेपरेट करके अपन लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले वगैरह को याद करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक मेथड तुमको पता होना चाहिए कैसे हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। अब फिर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे हम लिख देंगे। जब लिख देंगे तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हमको रियल पार्ट बनाना है, तभी जाके हम उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट डिवाइड करके लिख पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे तुम समझ भी सकते हो, इसका आउटपुट 2 आएगा। कैसे कि न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आयोटा ऊपर बन गया, 1 प्लस आयोटा ऐसे 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे समझते हैं कि मैं 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जिसका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे 2 प्लस 2 आ जाएगा। ऐसे अपने पास में फाइनली आउटपुट भी 2 ही आ रहा है। इस तरीके से बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वहां पे डिवीजन रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ छोटी छोटी टर्म्स भी हैं जो अपने को समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली टर्म है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक्चुअली में जिसको कि मॉड्यूलस भी अपन बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस चीज को इंडिकेट करता है। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, जिसको सीधा सीधा पाइथागोरस लगा के तुम निकाल सकते हो, √13 होगी। अब यहीं पे अपने को ऐसा देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि अलग अलग जगह पे हैं, उन सब के मॉड्यूलस की वैल्यू सेम भी हो सकती है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सेकंड टर्मिनोलॉजी है, वो है कॉन्जुगेट नंबर। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दे रखा है और उसका अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज देखूं, तो वो जो दूसरा नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो एक्चुअली में पहले वाले का कॉन्जुगेट होगा, जिसको सिंपली तुम ऐसे कर सकते हो कि आयोटा की जगह माइनस आयोटा अगर तुम रिप्लेस कर दो तो तुम्हारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 - 3 आयोटा वाला केस हो रहा है। अब इस तरीके से बेसिकली अपन किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट को निकाल सकते हैं, और जिसको Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी टर्म यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट, जिसको कि एम्पलीट्यूड भी अपन बोलते हैं। ये बेसिकली है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल। जैसे यहाँ पे अगर मैं x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको अपन सीधा सीधा पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि tan थीटा एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, y बाय x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स में अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ये इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था 0, जो कि 0 + 0 आयोटा था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसके साथ साथ इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन जाता है। अब केवल इतनी तो वैल्यू हो नहीं सकती। अब जैसे यहाँ पे थीटा है, ये तो वापस से भी हो सकता है 2n पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब थीटा में ऐड करते जाओगे तो वापस से तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते जाओगे, जैसा जनरली अपन ट्रिग्नोमेट्री वाले सेगमेंट में देखते हैं। वैसे जब भी हम यहाँ पे थीटा की आर्ग्यूमेंट की एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, जब तक कि किसी क्वेश्चन में या कहीं पे अदरवाइज नहीं दिया हुआ हो।
वैसी सिचुएशन में अपन थीटा को माइनस पाई से पाई के बीच में लेते हैं, यानी कि जीरो से ऊपर चल लो या फिर नीचे वाले में चल लो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल लो या फिर क्लॉकवाइज अपन देख सकते हैं। अब जैसे देखो अपने पास में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्स और वाई अपने पास में ये वैल्यूज हो जाएंगी। यहीं पे अब अगर मान लो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं जिसको कि अपन बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की बात करोगे तो x इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं r cos थीटा आ जाएगा, y इक्वल्स टू r sin थीटा आ जाएगा। तो z इक्वल टू जो ये था इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें r को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा। तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो r है मॉड्यूलस को, थीटा आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो वही पुराने वाला कहानी, आयोटा की जगह माइनस आयोटा चिपकाओ और तुम्हारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। यहाँ पे z बार होगा और यहीं से अपने पास में यूलर फॉर्म निकल के आती है कि जब अपने पास में z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा दे रखा है, इसको अपन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा से लिख सकते हैं। ये अपनी यूलर फॉर्म हो जाएगी और थीटा की जगह अगर आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दूं तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ये जो यूलर फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर मैं थीटा की जगह पाई पुट कर देता हूं तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो आयोटा वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी को यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में अपने लिए होती है। अब देखो हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे हैं, जैसे कि 2 + 3 आयोटा, मान लो मैं इसको z कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं, इसका मैग्नीट्यूड तुम देख लो, या फिर इसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड देख लो, या फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट को तो उसका मैग्नीट्यूड देख लो, या फिर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस देख लो, सबकी वैल्यू सेम आती। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की, उनको भी अभी साथ साथ अपन देखते हुए चलते हैं एक एक करके। जैसे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली x² + y² आएगा, जो कि एक्चुअली में उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के होल स्क्वायर के बराबर ही अपने पास में आता है। यहीं पे अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो सेपरेट भी मॉड्यूलस निकाल के अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा नॉर्मली रियल नंबर्स में अपन मॉड लगा के करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसका मॉड्यूलस r1 × r2 आ जाएगा, और इसको सेपरेटली भी देख सकते हो, बात सेम ही अपने पास में पड़ेगी। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पूछा है तो सेपरेट मॉड्यूलस भी निकाल के सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहीं पे डिवीजन रूल में भी वही सेम कहानी होती है जैसे रियल नंबर्स में होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट वहां पे मॉड को कर देते, तो यहाँ पे भी मॉड को कर दो, यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलस है ये, तो अगर करोगे तब भी सेम ही वैल्यू अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की निकल के आएगी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने पास में जिनका अपन ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखा और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट को अपन ने देखा कि वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे थे। अब वापस से इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर मान लो मैं लेता हूं तो वापस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा करोगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस आ जाएगा। अब अगर मान लो कहीं पे तुमको ऐसा दे रखा है कि z और z बार दोनों बराबर है, तो बेसिकली वहां पे कहना चाह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है। कैसे? इस तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर इक्वेट करोगे तो अपने पास x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, y = 0 आएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो रहा है। वहीं पे अगर ये वाली कंडीशन है तो उस सिचुएशन में प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो, क्योंकि फिर से अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अब x 0 हो जाएगा, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम पे मॉड लगाया, वो बार लगाया हुआ है, यानी कॉन्जुगेट पूछा है, तो तुम सेपरेट भी कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो दोनों को ऐड करूंगा फिर निकालूंगा तब भी वही आएगा, और सेपरेट करके करूंगा तब भी वही अपने पास में यहाँ पे आता है। चाहे फिर माइनस हो तब भी कोई दिक्कत ही नहीं होती है, सेम टाइप का ही सिनेरियो अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है उसमें भी सेपरेट तुम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
है ना। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे सिंपल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं, एक बार देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं जिससे दिखने में और समझने में काफ़ी आसानी अपने को रहे। डिवाइड में दे रखा तो इसमें भी वही कहानी है, जैसे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही अपने पास में कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टीज भी है। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन सिचुएशन में क्या हो रहा होगा इस चीज को अपन समझते हैं। जैसे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए थीटा अगर निकालोगे तो सीधा सीधा अपने पास में ये आ गया। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब थीटा कुछ इतना बन रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो येलो वाले को, तो अपने पास इसका एंगल अल्फा मान लेता हूं, तो अपने पास एक रिलेशन ये वाला आ जाएगा कि थीटा एक्चुअली में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं काफी आसानी से क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू अपने पास वाई बाई मॉड एक्स आ जाएगा। मॉड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव में ट्रेवल कर रही है, तो अपन यहाँ पे गलती से ऐसा ना -2 ले लें, तो यहाँ पे अपने को उस वैल्यू को प्लस में लेना है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। तो थीटा अगर निकालोगे तो पाई माइनस अल्फा अपन यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनली ये आ गया। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दे रखा है तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में ये आ जाएगा माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो थीटा लेते हैं, और क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा होगा, तो उस सिचुएशन में अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फिर से वही राइट एंगल का सिनेरियो लगाओगे, लेकिन इस बार y वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव में अपने पास में होगा, तो मॉड जो है, और x भी नेगेटिव में होगा, तो मॉड जो है दोनों पे लगेगा, तो ये अपने पास टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा निकालोगे तो माइनस पाई प्लस ये आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि पाई प्लस अगर हम इसको कर देते तो क्या हो जाता, लेकिन जैसा कि मैं पहले कुछ टाइम पहले बताया कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में लेंगे, अदरवाइज अगर स्टेटेड नहीं है तो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे माइनस थीटा और अल्फा हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं। अल्फा की वैल्यू की बेस बात करोगे तो वाई केवल नेगेटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है, तो मॉड वाई पे आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये आर्गेंट प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपने पास में थीटा या एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्फा के बराबर, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में माइनस अल्फा के बराबर आता है। और अगर z अपने पास कभी कोई प्योरली नंबर दे रखा है जो कि प्योरली इमेजनरी है, तो अपने को पता है उसको लोकेट करोगे तो केवल और केवल y एक्सिस पे ही लोकेट करोगे। उस सिचुएशन में उसका आर्ग्यूमेंट देखोगे या तो प्लस पाई बाई 2 हो सकता है या माइनस पाई बाई 2 हो सकता है ना। वैसे ही अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट अपने को निकालना है तो सेपरेट आर्ग्यूमेंट निकाल के भी उसको प्लस अपन कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा डेरिवेशन अपने पास में ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज को याद करने का सिंपल सा ट्रिक ये है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लॉग की प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करती है। तो अपने पास में अगर मान लो डिवाइड में दे रखा है तो माइनस आएगा, जैसे कि यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिए और फिर यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू निकालोगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। अब अगर मान लो अपने पास में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे और इसके मॉड्यूलस की बात करोगे तो ये आता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अगर मान लो एक्स आई प्लस आई कैप प्लस वाई जे कैप मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होता, उसका मॉड्यूलस निकालता तो कुछ इस तरीके से आता, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इस तरीके से ही हम कर रहे होते। अब अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बीच में अपने को दे रखे हैं, तो जैसे कि वेक्टर्स में होता है x2 माइनस x1 कर देंगे और y2 माइनस y1 कर देंगे, इसके मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे वेक्टर्स में अपन करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, ये अपने लिए बहुत काम आएगा, वेक्टर्स का रिलेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अपने पास में दो वेक्टर्स इस तरीके से दे रखे हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह भी मैं ट्रीट यहाँ पे कर रहा हूँ, उनको अपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ,
अब इस पैरेललोग्राम में ये वाला डायगोनल दोनों वेक्टर्स के सम को या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस चीज को यहां से अपने पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं तो अपने पास में ये इस तरीके से तीन इसकी साइड्स होंगी। अब ट्राइंगल के बारे में दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। पहली चीज कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है और किन्हीं भी दो साइड्स के लेंथ का डिफरेंस किसी तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस की वैल्यू का रिलेशन मेरे पास ये वाला बन के आ गया, और अगर इसमें इक्वल टू लग जाए तो यही होती है ट्राइंगल की इनइक्वलिटी। अब यहां पे दिक्कत ये वाली आ सकती है तुमको समझने में, चलो ठीक है लेस देन वाला तो मेरे को आ गया, इक्वल टू वाला कैसा सिनेरियो है, इसको अगर मान लो अपन समझना चाहते हैं तो मैं इक्वल वाला केस ले लेता हूं। ठीक है, इस इक्वल वाले केस में अपन क्या करते हैं, हमारे पास में इस तरीके से देखो, सबसे पहली चीज तो ये इक्वल तब होंगे जब Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन तीनों कोलिनियर होंगे। अब ये कोलिनियर होने के साथ साथ एक साइड में अगर हैं, ठीक है, पहले ओरिजिन फिर एक कॉम्प्लेक्स फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस सिचुएशन में देखो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 अगर करोगे तो 3 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, और राइट साइड वाली वैल्यू को भी अगर तुम करोगे सेपरेट सेपरेट तो भी अपने पास ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले वाले का मॉड निकालोगे और दोनों का सेपरेटली मॉड निकालो तो दोनों वैल्यूज अपने पास में इक्वल ही आती है। तो राइट साइड वाली इक्वलिटी तो यहां से प्रूव हो गई। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड वाली इक्वलिटी को अपने को देखना है तो उसके लिए बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर जो जीरो है उसको होना बहुत जरूरी है Z1 Z2 के बीच, तभी जाके दूसरे साइड वाली जो इक्वलिटी है वो प्रूव होती है। हालांकि यहाँ पे भी कोलिनियर होना ही जरूरी है कि अगर मान लो अब तुम इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट में 2 में से 1 चला जाएगा, 2 आयोटा में से 1 आयोटा चला जाएगा तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड अगर अपन यहाँ पे निकालते हैं तो फिर से अपने पास सेम ही चीज आता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी है इसमें इक्वल वाला सिनेरियो आ रहा होता है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल जो डिफरेंस वाले डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस ट्राइंगल को देखोगे तो यहाँ पे भी 3 साइड है, तो यहाँ पे भी अपन वही रिलेशन बोल सकते हैं, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा ही होगा और दोनों का डिफरेंस जो है तीसरी साइड से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा, इसमें भी इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर से ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगी इक्वल उसको समझने के लिए अब अपन थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। अगर अब हमारे पास तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है और ओरिजिन के एक साइड में है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले राइट साइड वाले सिनेरियो के लिए अगर अपन बात करें तो इसके लिए देखो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने पास यहाँ पे Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 करोगे तो 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा अपने पास में आ जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में अगर अपन इन सब के मॉड्यूलस की वैल्यू को देखें तो इक्वल अपने पास में आती है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि ओरिजिन को अब बीच में ले लेंगे, तो उस सिचुएशन में ये प्लस वाला पार्ट जो है ये इक्वल हो जाएगा। जैसे लेफ्ट में अगर बात करोगे तो -3 माइनस आयोटा हो जाएगा अपने पास में, या फिर प्लस में कर लो, है ना, क्योंकि अगर Z2 माइनस Z1 करोगे तो, और फिर राइट साइड में बात करोगे तो दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस का सम भी अपने पास में वही आएगा जो लेफ्ट साइड में आ रहा है। ऐसे अपन इन जो ट्राइंगल की इनइक्वलिटीज हैं इनको इक्वलिटी वाले केस को समझ सकते हैं। इनइक्वलिटी वाला तो काफ़ी आसान ऑलरेडी ही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री और देखते हैं कि अगर मान लो अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से अगर हम रोटेट करके Z2 पे पहुंचते हैं, जहां पे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस भी Z1 के बराबर ही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले Z1 को कुछ ऐसे अपन लिख देंगे, और फिर Z2 की बात करोगे तो उसके द्वारा जो टोटल एंगल बनाया जा रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो अपने पास थीटा प्लस अल्फा है तो ये आ जाएगा। और दोनों को सेपरेट करोगे तो ऐसे सेपरेट करके अपन इसको लिख सकते हैं, जिससे कि ये अपने पास Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
वहीं पे अगर इसी का उल्टा वर्जन हो कि हमारे पास Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन अब हम Z2 से Z1 पे आ रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन में, और थीटा सेम ही एंगल है, तो यहाँ पे Z1 की अगर बात करोगे तो अब जैसे पिछले में हमारे पास में एक्चुअली में Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा आ रहा था, इस वाले में अब हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस थीटा के साथ में आ जाएगी। वहीं पे अगर मान लो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो दे ही रखा है, दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस डिफरेंट है, उस केस में थीटा एंगल पे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया जाता है तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा अपने लिए बदल जाएगा कि यहाँ पे दोनों का मॉड्यूलस की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, फिर यहाँ पे R1 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि एक पार्ट जो है R1 ई की पावर आयोटा अल्फा बन जाएगा जो कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और इसको अपन ऐसे लिख देंगे R2 जो है उसको Z2 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो ये रिलेशन अपने पास में निकल के आता है। इस रिलेशन को एक जनरल रिलेशन की तरह भी तुम याद कर सकते हो कि जब मैग्नीट्यूड पिछले वाले केसेस में जैसे सेम था तो वहां पे R1 R2 की वैल्यू सेम आ जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब इसी का फायदा अपने को ऐसे होगा कि जैसे देखो यहाँ पे मॉड्यूलस में भी अपन लिख दिया इसको। अब अगर मान लो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है और इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ दो अलग अलग लाइंस बन रही है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो इस रिलेशन को जो अभी अपन ने देखा था इसी को अपन यहाँ पे अब लाइन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ए बी और ए सी आ जाएगा उन सब की जगह, और ए बी और ए सी का मैग्नीट्यूड से उनको सेपरेटली अपन डिवाइड कर लेंगे। फाइनली चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हो, पिछली वाली ही प्रॉपर्टी है, बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन अपने पास में यहाँ पे है। अब अगर मान लो वो Z1 Z0 ना हो के Z1 और Z3 अलग अलग डिफरेंट हो, इस तरीके से दो लाइंस हो और फिर एंगल थीटा बन रहा हो, तो फिर से वही पुराने वाला ही रिलेशन उठा लो। इस बार Z1 या Z0 जो था उसकी जगह Z1 और Z3 अलग अलग रख दो, तो अपने पास ये वाला रिलेशन आ जाता है जहाँ पे दो लाइंस के बीच के एंगल को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं या रिलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड पॉइंट्स पे दे रखे होते हैं। यहीं पे अगर अपन सर्किल की बात करें, जो सर्किल का ये वाला अपने पास में सिनेरियो है, इसमें अगर मान लो Z अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको x प्लस आयोटा वाई से हम लिख रहे हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है उसकी इक्वेशन अपने को पता ये होती है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड रूट ले लेते हैं। जैसे ही रूट लेंगे तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन बना अब Z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बन गया, तो इसको अगर अपन मॉड Z लिख दे तो ये R के बराबर हो जाएगा। यही बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के सिनेरियो में सर्किल की इक्वेशन होती है। और अगर मान लो अपने सेंटर वाली इक्वेशन है उसको चाहें तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, जो कि अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, और इसी को अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो Z-0 में लिख दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है या सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, यानी कि 0 ना होकर Z1 है, अब तो उस सिनेरियो में तुम यहाँ पे इसको फिट कर दोगे, उस 0 की जगह Z1 रख दोगे, तो अब अपने पास एक जनरल सर्किल का इक्वेशन आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर के सिनेरियो। अब हमारे पास अगर डायमेट्रिक फॉर्म में अपन देखते हैं तो अपने को पता है कि इस तरीके से 3 पॉइंट्स होते हैं, और तीसरा अगर 2 डायमीटर का एंड पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट कहीं पे भी सर्किल पे लोगे तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। उस सिचुएशन में सर्किल की इक्वेशन ये होती है। अब इसी को अगर मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, तो अपने पास ऐसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि BC लाइन का आर्ग्यूमेंट में से अगर AC लाइन का आर्ग्यूमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस π/2 या 90 डिग्री मेरे पास में होना चाहिए। ऐसे ही अगर नीचे वाले में देखोगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब क्लॉकवाइज हम चले गए एंगल में, तो ये सिनेरियो अपने पास में होगा। इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस प्लस माइनस π/2 के इक्वल होगा। इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में अब कैसे लिख दोगे, BC को कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो, Z-Z1 हो जाएगा, और AC को Z-Z2। ठीक है, बेसिकली हम थोड़ा सा मिस्टेक है, BC Z-Z2 होगा और AC Z-Z1 हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा, जिसको कि लॉग वाली उल्टी प्रॉपर्टी लगा के भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताया था कि आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज लॉग की प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करती है।
अब अगर इलिप्स हो तो इलिप्स के बारे में अपने को ऐसे पता है, ठीक है, जनरल इक्वेशन ये होती है और इस तरीके से दो अगर फोकाई दे रखे होते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि एक जनरल पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस का सम 2a के इक्वल होता है। इसी चीज को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेके आए तो z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं फोकाई की जगह, और कोई भी जनरल पॉइंट जो है उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, तो उनकी लेंथ जो कि उनके मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, उनका सम भी किसी कांस्टेंट के बराबर ही हमारे पास में यहाँ पे होगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो वहां पे भी सिनेरियो अपने पास ये होता है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स के जो लेंथ्स का डिफरेंस है वो 2a के बराबर होता है। इसको भी अब ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे तो यहाँ पे z1 z2 अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ps पहले वाले का डिफरेंस और ps1 और ps2 दोनों के बीच का डिफरेंस का मॉड हमेशा k के बराबर होगा। बेसिकली इस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। आई होप सबको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। और इसी तरीके से अपने बाकी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहाँ पे बाकी सारे चैप्टर्स को तुम काफ़ी इजीली क्विकली रिवाइज कर सकते हो जेईई मेंस एंड इवन एडवांस के लिए।